लास्ट टॉपिक जो हमने डिस्कस किया था वो क्या था, वो माइक्रोबॉडीज़, जो पेरोक्सीसोम पढ़ा था वहाँ पे हमने, और क्लायोक्सीसोम। ठीक है, पेरोक्सीसोम हर ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है। 3 मेन एंजाइम्स थे पेरोक्सीसोम में, कौन कौन से? पेरोक्सीडेज, कैटालेज और ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज। यस एग्जैक्टली, हमने 3 ये ऐसे टॉपिक हम कर चुके हैं, जस्ट रिविजन, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम कर रहे हैं। तो पेरोक्सीडेज था, कैटालेज था, ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज, ये 3 हमारे पास एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं किसमें? पेरोक्सीसोम में। इसका काम क्या होता है, फंक्शन क्या होता है? फंक्शन होता है अल्कोहल को डिटॉक्सिफाई करना और डिकम्पोज करता है H2 और O2 को। यस, हाइड्रोजन इसके पेरोक्साइड अलावा को डिकम्पोज करता है, और फोटो रेस्पिरेशन में इट्स वन ऑफ द ऑर्गेनल्स। ठीक है, देन हमने डिस्कस किया था क्लायोक्सीसोम को। क्लायोक्सीसोम आपके पास एक ऐसा ऑर्गेनल है जो कि सिर्फ प्लांट में मिलेगा, स्पेशली जो फैट रिच सीड्स होंगे या फिर लिपिड रिच सीड्स होंगे उनमें। इसका काम होता है फैट को, लिपिड को कन्वर्ट करना, किस में? ग्लूकोज में, कार्बोहाइड्रेट में। और एक साइकिल चलती है क्लायोक्सीसोम में जिससे ये लिपिड को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करता है, इसे हम ग्लाइकोसिलेट साइकिल कहते हैं। ठीक है, तो सीड में जो ग्लूकोज का सोर्स है, वो जो स्टोर्ड फॉर्म ऑफ लिपिड है वो होता है, उसको बेसिकली ग्लाइकोसिस पहले कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में, फिर उसके बाद ग्लूकोज जब बन जाती है तो उससे फिर एनर्जी सेल्यूलर रेस्पिरेशन वाले प्रोसेस से निकलती है। तो ये 2 ऑर्गेनल्स हमने बहुत बड़े सिंपल से डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में। आज हम बात करेंगे वैक्यूल्स की, और बाकी और भी ऑर्गेनल्स हैं हमारे पास। सो वैक्यूल हमारे पास प्लांट एनिमल दोनों में मिलेगा। लेकिन डिफरेंस ये है कि प्लांट में आपको एक सेंट्रल वैक्यूल मिलता है, जैसे ये हमारे पास एक प्लांट सेल है और सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होता है प्लांट सेल के सेंटर में, जिसकी वजह से प्लांट सेल का जो न्यूक्लियस है वो उसकी बाउंड्री या फिर पेरिफेरी पे, पेरीमीटर पे पुश हो जाता है। ठीक है, सेंट्रल वैक्यूल की वजह से। उसके बाद एनिमल में सेंट्रल वैक्यूल नहीं होता, इतना बड़ा कोई वैक्यूल नहीं होता एनिमल में। दे हैव मोर लाइक स्मॉल वैक्यूल्स, दे हैव मैनी स्मॉल वैक्यूल्स। ठीक है, और वैक्यूल का काम क्या होता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे थोड़ी सी देर में। लेकिन एनिमल में सेंट्रल वैक्यूल नहीं होता, उसके पीछे एक रीज़न ये भी है क्योंकि एनिमल सेल में लाइसोसोम ज़्यादा होता है। लाइसोसोम का काम क्या होता है? डाइजेशन करवाना, या फिर जो भी अनडाइजेस्टेड पार्टिकल्स हैं सेल में उनको डिकम्पोज करना, डाइजेस्ट करना। तो एनिमल सेल में लाइसोसोम की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, तो हमें स्टोरेज करने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, जबकि प्लांट सेल में लाइसोसोम की क्वांटिटी कम होती है, ना कि बराबर होती है। उनके पास जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है वो सारी चीज़ें वैक्यूल में स्टोर हो जाती हैं, तो इसीलिए हमें सेंट्रल वैक्यूल की वजह से रिक्वायरमेंट भी नहीं है। एक रीज़न ये भी है। उसके बाद अगर आप बात करें वैक्यूल ओरिजिनेट कहाँ से हुआ, देखो वैक्यूल एक तरीके का वेजाइकल है। ठीक है, ये निकलता है, आप कह सकते हैं, गोल्जी बॉडी से। ये ओरिजिनेट कहाँ से होता है? गोल्जी से, हमने पढ़ा था। या फिर आप ये कह सकते हो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। ठीक है, और ये सेल मेम्ब्रेन से भी ओरिजिनेट हो सकता है। अच्छा, आपके पास ईआर का काम क्या होता है? प्रोटीन फॉर्म करना, उसके ऊपर राइबोसोम पड़ा हुआ है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। फिर वहाँ से जो प्रोटीन बनेगा उसकी मॉडिफिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, उसकी पैकेजिंग वगैरह कौन करेगा? गोल्जी बॉडी करेगी। तो गोल्जी बॉडी का काम क्या है? सिक्रीशन करना। तो जितना भी वेजाइकल है आपके सेल में, जैसे लाइसोसोम हो गया, तो वो सारी चीज़ें गोल्जी बना रही होती है। तो वैक्यूल गोल्जी से भी ओरिजिनेट हो सकता है, ईआर से भी ओरिजिनेट हो सकता है, और सेल मेम्ब्रेन, ये तीनों प्लेसेस से वैक्यूल ओरिजिनेट हो सकता है। उसके बाद ये प्लांट एनिमल दोनों सेल में होता है। डिफरेंस क्या है वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि प्लांट में सेंट्रल वैक्यूल होगा, एनिमल सेल में सेंट्रल वैक्यूल नहीं होगा। छोटे छोटे बहुत सारे वैक्यूल्स आपको मिलेंगे। अच्छा, उसके बाद जो वैक्यूल होता है उसकी मेम्ब्रेन का एक स्पेसिफिक नाम है, उसे क्या कहेंगे हम?
टोनोप्लास्ट। एग्जैक्टली। ठीक है, अब हमने ऑर्गेनल्स को डिवाइड किया है 3 कैटेगरीज के अंदर। एक होते हैं ए मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स, जैसे राइबोसोम हो गया जिसके अराउंड कोई मेम्ब्रेन नहीं है। ठीक है, जैसे न्यूक्लियोलस हो गया, सेंट्रियोल हो गया, इनके अराउंड कोई मेम्ब्रेन नहीं है। उसके बाद आता है सिंगल मेम्ब्रेन, उसके बाद आता है डबल मेम्ब्रेन। तो बताइए वैक्यूल के पास सिंगल मेम्ब्रेन है या डबल मेम्ब्रेन? आई थिंक सिंगल। एग्जैक्टली। ठीक है, तो वैक्यूल के पास सिंगल मेम्ब्रेन मौजूद होती है और उस सिंगल मेम्ब्रेन को हम क्या बोलेंगे? टोनोप्लास्ट कहेंगे। ठीक है, तो टोनोप्लास्ट ये नाम इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। एंड आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, तो मैं बता नहीं सकती कि स्पेसिफिकली अगर ये आया हुआ है पास्ट पेपर ऑफ आईएमएट में या फिर नहीं, लेकिन आई थिंक ये क्वेश्चन जो है आने के चांसेस हो सकता है। इसी तरीके से जो वैक्यूल है उसके अंदर जो इसका मैट्रिक्स है उसका भी स्पेसिफिक नाम है, उसे क्या कहेंगे हम? मैट्रिक्स ऑफ वैक्यूल इज कॉल्ड एज नहीं पता। सेल सैप। ठीक है मौजूद ये वैक्यूल में, लेकिन इसे हम सेल सैप का नाम देंगे। ठीक है, इट्स द मैट्रिक्स ऑफ वैक्यूल। अब आते हैं वैक्यूल के फंक्शन पे। वैक्यूल का फंक्शन क्या होता है? वैक्यूल का फंक्शन होता है ऑस्मो रेगुलेशन करवाना, यानी कि ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब क्या है? ऑस्मो पानी से निकला है फॉर वाटर। ठीक है, रेगुलेशन का मतलब यहाँ पे वाटर लेवल का चेक एंड बैलेंस करना सेल में। ठीक है, स्पेशली देखो जो आपके पास प्लांट सेल है उसमें वैक्यूल का बड़ा इंपॉर्टेंट काम होता है ऑस्मो रेगुलेशन में एज़ कम्पेयर टू एनिमल सेल। ठीक है, प्लांट सेल के अंदर अगर पानी ज़्यादा हो गया तो उसका सेल जल्दी से टर्जिड हो जाएगा, अगर पानी कम हो गया तो सेल क्या हो जाएगा? फ्लैसिड हो जाएगा। अब ये दोनों टर्म्स भी आपको पता होनी चाहिए। जैसे सेल है हमारे पास, अगर उसमें पानी की क्वांटिटी ज़्यादा है, अगर उसमें पानी उसने बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लिया, किसी भी वजह से सेल में पानी ज़्यादा हो गया, तो हम इसे कहेंगे ये कैसा सेल है? टर्जिड सेल। इसकी टर्जिडिटी बढ़ गई है। और अगर इससे एक सेल से पानी जो है वो आउट हो, एक्सक्रीट आउट हो, तो उस केस में सेल कैसा हो जाएगा? फ्लैसिड। तो ये जो ऑस्मो रेगुलेशन है कि पानी की क्वांटिटी मेंटेन करना सेल में, ये काम होता है वैक्यूल का। अगर पानी ज़्यादा है तो वैक्यूल पंप उसे सेल के बाहर पंप आउट कर देगा। ठीक है, उसके अलावा जो एक्सक्रीशन का काम होता है उसमें भी वैक्यूल इन्वॉल्व होता है। ठीक है, अच्छा जैसे प्लांट का मैंने एग्जांपल दिया ऑस्मो रेगुलेशन में, उसी तरीके से हमारे पास अमीबा में ऑस्मो रेगुलेशन करवाना वैक्यूल का काम होता है। अमीबा के पास कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल क्या करता है? ये कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर रहा होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन जैसे मसल में हो रही है वैसी तो कोई यहाँ पे मूवमेंट नहीं होती, लेकिन इस कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का काम होता है ऑस्मो रेगुलेशन का। ठीक है, क्योंकि अमीबा कहाँ पे रह रहा है? इसकी हैबिटेट क्या है? एक्वाटिक। ठीक है, वाटर। एग्जैक्टली। तो इसकी बॉडी में ऑस्मो रेगुलेशन करवाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इसके अराउंड बहुत ज़्यादा कि इसके अराउंड है ही पानी। ठीक है, सो उस केस में दे हैव कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। तो ये था वैक्यूल के बारे में। अब हम विल मूव टू आवर सेकेंड ऑर्गेनल ऑफ द डे। जस्ट लेट मी नो इफ इट्स क्लियर। उसके बाद हमारे पास आता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कुछ इस तरीके से दिखता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की ये क्या है? ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है। ये जो फोल्डेड है, इस फोल्ड को हम क्या कहेंगे? क्रिस्टा। ठीक है, ये क्या है इसकी? ये इसकी इनर मेम्ब्रेन है।
ठीक है, तो ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है। अब इन दोनों के दरमियान में ये जो आप स्पेस देख रहे हैं यहाँ पे, ये स्पेस, इसे हम क्या कहेंगे, इंटर मेम्ब्रेनस या फिर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। अच्छा, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में आपके पास प्रेजेंट होता है एटीपी सिंथेज, और यहाँ पे बेसिकली क्या, एटीपी सिंथेज आपका क्रिस्टा के ऊपर प्रेजेंट होता है, और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन आयन फिल हो जाता है, जिसकी वजह से आपके पास हाइड्रोजन आयन का ग्रेडियंट फॉर्म होता है, और इनकी मूवमेंट से आपके पास एटीपी बनता है। क्रिस्टा वो जगह है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है। रिमेंबर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या है, लास्ट स्टेप ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल्यूलर रेस्पिरेशन के 3 स्टेप थे, पहला कौन सा, ग्लाइकोलिसिस, दूसरा क्रेब्स साइकिल, तीसरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ग्लाइकोलिसिस कहाँ पे हो रहा है, साइटोप्लाज्म में। क्रेब्स साइकिल मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्रिस्टा में, ठीक है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि बहुत ज़्यादा फोल्डेड होती है। ये तो चैप्टर हमने पढ़ा है बायो एनर्जेटिक्स वाला, जहाँ पे हमने डिटेल में ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी। सही है। अब क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा ऑर्गेनल है जो कि क्या कर रहा है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन कर रहा होता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ग्लूकोज को तोड़ के हम क्या बना रहे हैं, एटीपी बना रहे हैं। अब जो यूकैरियोटिक एनिमल्स हैं, एक ग्लूकोज से उन्हें कितना एटीपी मिलता है, 36। और अगर मेरे पास कोई प्रोकैरियोटिक मतलब कोई एरोबिक बैक्टीरिया है, तो उसमें कितना एटीपी मिलेगा आपको, 38 एटीपी। और 2 एटीपी कहाँ गया, ये हमने पढ़ा था जब पायरुवेट बेसिकली अंदर आता है माइटोकॉन्ड्रिया के, जब वो कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोए में, तो उसमें 2 एटीपी यूज़ हो जाता है, ठीक है। तो एक ग्लूकोज को तोड़ के हमें 36 एटीपी मिलता है बाय द प्रोसेस ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन, जिसके 3 स्टेप्स हैं, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये जो चीज़ें मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, मेंशन की हुई हैं, ये सारी आईएमएट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बायो एनर्जेटिक्स इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ आईएमएट, ठीक है। और हमने वो चैप्टर कंप्लीट कर लिया। इट्स जस्ट आपको यू नीड टू मेक श्योर कि आप उस चैप्टर के टच में हैं, क्योंकि वो एक ऐसा चैप्टर है, क्योंकि अगर आप रिवाइज नहीं करोगे उसे 2-4 बार, तो यू विल ईज़िली फॉरगेट इट, ठीक है। तो अब क्योंकि आपको यहाँ से एटीपी मिल रहा है, एटीपी क्या है, एटीपी को हम करेंसी ऑफ सेल भी कहते हैं। एनर्जी हमारे पास, एटीपी बेसिकली हमारे सेल को क्या कर रहा है, एनर्जी दे रहा है, और एनर्जी हमें चाहिए काम करने के लिए, हर चीज़ करने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर सेल डिवाइड भी कर रहा है तो उसके लिए एनर्जी चाहिए। आई एम स्पीकिंग राइट नाउ, यू आर वॉकिंग, आप कोई कुछ भी काम कर रहे हैं, यू आर रनिंग, आप कार्डियो कर रहे हैं, आप जिम जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो हर चीज़ के लिए एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड। तो एनर्जी कहाँ किस फॉर्म में मिलती है, एटीपी की फॉर्म में मिलती है। कैसे मिलती है, ग्लूकोज जब टूटता है तब मिलती है। और सेल्यूलर रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि 24/7 हो रहा है, ठीक है। जैसे फोटोसिंथेसिस है, ये हमने पढ़ी नहीं है वैसे सारी चीज़ें। फोटोसिंथेसिस सिर्फ डे लाइट में हो रहा है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन हर ऑर्गेनिज्म में हो रहा है, और जब तक हम जिंदा है तब तक सेल्यूलर रेस्पिरेशन वाला प्रोसेस होगा, ठीक है। फिर इसमें 2 टाइप्स आते हैं कि एरोबिक, एक एनारोबिक, यानी कि एरोबिक में ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगी, एनारोबिक के अंदर ऑक्सीजन नहीं रिक्वायर्ड होगी। चलें, तो ये चीज़ें थी। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया से क्योंकि हमें एटीपी मिल रहा है, इसीलिए हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को बैटरीज ऑफ द सेल भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, जिस सेल में एक्टिविटी ज़्यादा होगी, जहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन या ऐसी कोई मस्क्यूलर मूवमेंट ज़्यादा होगी, जो ऑर्गन ज़्यादा काम कर रहा है, तो वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया की क्वांटिटी भी ज़्यादा होगी, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, एनर्जी प्रोवाइड करना। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, आपके पास आई का एक सेल है और आपके पास कार्डियक सेल है, तो इन दोनों में से माइटोकॉन्ड्रिया की क्वांटिटी किस में ज़्यादा होगी, कार्डियक के अंदर। एग्जैक्टली। तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया की क्वांटिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। उसके बाद अकॉर्डिंग टू विच थ्योरी हम कहते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो प्रोकैरियोट से इवॉल्व हुआ है,
एंडोसिम्बायोटिक। एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी हमें ये कहती है कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ये एक टाइम पे बैक्टीरिया थे खुद, और क्योंकि इन्हें किसी और बैक्टीरिया ने इंगल्फ कर लिया, उसे डाइजेस्ट नहीं किया, तो वो बैक्टीरिया यूकैरियोटिक सेल बन गया। इस तरीके से हमारे पास दुनिया में यूकैरियोटिक सेल आए। कहाँ से आए? प्रोकैरियोटिक सेल से आए। तो अब जो ये माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट है, ये दोनों हमारे पास ऐसे ऑर्गेनल्स हैं जिनके अंदर बैक्टीरिया से बहुत सारी मिलती जुलती चीज़ें हैं। तो वही कैरेक्टरिस्टिक्स मैं यहाँ पे मेंशन करी हूँ अकॉर्डिंग टू सिम्बायोटिक थ्योरी। पहली चीज़, माइटोकॉन्ड्रिया के पास क्रोमोसोम, अपना क्रोमोसोम प्रेजेंट है, जो कि बहुत बड़ी बात है, क्योंकि किसी और जैसे वैक्यूल उठा के देख लो आप, ER, गोल्जी, उनके पास क्रोमोसोम, उनके पास अपना DNA नहीं है, ठीक है, क्योंकि सेल का DNA, क्रोमोसोमल DNA जिसे हम कहते हैं, वो सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के पास, सब समझ आ रही है बात, माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का DNA, वो भी कैसा, जैसा बैक्टीरिया में होता है सर्कुलर DNA, ठीक है। दूसरी बात ये, जैसे बैक्टीरिया बाइनरी फ्यूजन से सेल्फ रेप्लिकेशन करता है, वैसे माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों ये क्या करते हैं? सेल्फ रेप्लिकेशन करते हैं। कैसे? बाइनरी फिजन से, जी मैम। ठीक है। अच्छा, इनके पास अपना राइबोसोम भी प्रेजेंट होता है, जिसकी साइज़ क्या होती है? 70S होती है। जनरली हमारे पास, हमारे ER के ऊपर जो राइबोसोम प्रेजेंट है, या हमारे साइटोप्लाज्म में जो राइबोसोम प्रेजेंट है, उसका साइज़ क्या है? 80S, ठीक है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट के पास जो राइबोसोम है वो 70S वाला है, और क्योंकि राइबोसोम है तो ये अपना प्रोटीन सिंथेसिस भी करता है, ठीक है। जी। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये एपोप्टोसिस की प्रोसेस में भी हेल्प करता है। एपोप्टोसिस किसे कहते हैं हम लोग? ऑटोलिसिस को। प्रोग्राम सेल डेथ। एग्जैक्टली। अगर प्रोग्राम्ड सेल डेथ है, उसका दूसरा नाम क्या है? ऑटोलिसिस या फिर एपोप्टोसिस। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया का हाथ होता है। अगर नेक्रोसिस है, यानी कि एक्सीडेंटल सेल डेथ, तो उसमें लाइसोसोम का हाथ होता है, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। अगर नेक्रोसिस है तो उसमें फिर कौन इन्वॉल्व होगा? लाइसोसोम। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो माइटोकॉन्ड्रिया है, अगर आपके पास एक्स्ट्रा माइटोकॉन्ड्रिया है, जैसे फॉर एग्जांपल आप बहुत दिनों बाद यू आर रनिंग, ठीक है, आपकी बॉडी, आप भाग रहे हैं, ठीक है, और योर बॉडी इज़ नॉट यूज्ड टू रनिंग, तो उस केस में आपकी बॉडी क्या करेगी? एनएरोबिकली रेस्पायर करना शुरू कर देगी। तो फिर वहाँ पे कौन सी रेस्पिरेशन होगी? सेलुलर रेस्पिरेशन कौन सी होगी? एनएरोबिक होगी। कौन सी वाली? लैक्टिक एसिड। याद है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होगी, फिर उस केस में हमारे सेल में लैक्टिक एसिड बन जाता है, जो फिर आगे जाके मसल फटीग कॉज करता है, आपकी मसल्स बड़ा पेन होता है उसमें, और लैक्टिक एसिड फिर हमारे सेल से आहिस्ता आहिस्ता लिवर में जाता है, वहाँ पे उसकी डिटॉक्सिफिकेशन होती है, वो वहाँ पे डिकम्पोज होता है। अब अगर उस केस में जब मसल को, अब आप भाग रहे हैं तो मसल को बहुत कंटिन्यूस सप्लाई और फास्ट सप्लाई ऑफ एनर्जी चाहिए, तो उस केस में माइटोकॉन्ड्रिया उस मसल में ज़्यादा बन जाएगा। और अगर किसी सेल में, चलो वो एग्जांपल आप नहीं देखो, एक और सिंपल करके समझते हैं। एक सेल है, उसमें सिंपल क्वेश्चन है कि उसमें माइटोकॉन्ड्रिया की क्वांटिटी ज़्यादा है, ठीक है। अब सेल क्या करेगा? एक्स्ट्रा माइटोकॉन्ड्रिया को डाइजेस्ट कर लेगा, तो कौन सा ऑर्गेनल इन्वॉल्व होगा उसमें? इसे हम, जब ऑर्गेनल्स की डाइजेशन होती है तो उसका नाम क्या होता है? फैगोसाइटोसिस। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं ऑटोसोमी। जो ऑर्गेनल होगा जो डाइजेस्ट हो रहा है उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे ऑटोफेगोसोम। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को अगर वो डाइजेस्ट करे तो वो ऑटोफेगोसोम कहलाएगा। ऑटो यानी कि खुद का ऑर्गेनल, फेगोसोम यानी कि बॉडी जिसे वो फेगो यानी कि ईट, डाइजेस्ट कर लेगा। और ये प्रोसेस क्या है? ये ऑटोफेगी है। और कौन सा ऑर्गेनल इन्वॉल्व होगा इसमें?
लाइसोसोम। जी। तो मैम कोई प्रोग्राम तो इसके लिए दूसरा नहीं होगा? नहीं देखो, प्रोग्राम सेल डेथ जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया का काम है, लेकिन यहाँ पे सेल डेथ नहीं हो रही। यहाँ पे अगर एक ऑर्गेनल स्पेसिफिकली किसी ऑर्गेनल की डाइजेशन हो रही है, उसमें लाइसोसोम इन्वॉल्व होगा। जैसे ऑटोफेगी अलग चीज़ है, ऑटोलिसिस अलग चीज़ है। प्रोग्राम्ड सेल डेथ में पूरा सेल ख़त्म हो रहा है, सही है। लेकिन अगर ऑटोफेगी है तो उसमें एक तो ऑर्गेनल्स ही डाइजेस्ट करेगा स्पेसिफिकली, और ये लाइसोसोम इसमें इन्वॉल्व होता है। क्लियर हुआ? जी मैम। अच्छा, उसके बाद आपका जो ये माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन है, ये फ्रीली परमेबल होती है, ठीक है। ये जो आउटर मेम्ब्रेन है ये क्या है, ये फ्रीली परमेबल है। फ्रीली परमेबल का मतलब क्या है कि इससे हर मॉलिक्यूल क्या करेगा, इसके अक्रॉस पास कर जाएगा। इसके ऊपर प्रोटीन्स होते हैं जिनको पोरेंस कहा जाता है, उनके ज़रिए हर चीज़ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आ सकती है। उसके अंदर आपके पास जो इनर मेम्ब्रेन है जिसके अंदर बहुत सारी फोल्डिंग्स है, जैसे हम लोग क्रिस्टा कहते हैं। यहाँ पे क्रिस्टा में मैंने आपको बताया कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हो रही है वाला स्टेप हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेजेंट होता है कौन सा एंजाइम, एटीपी सिंथेज। And this enzyme is responsible for making what? ATP during the process of electron transport chain. ठीक है। अभी क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया हमने पढ़ा है, दिस इज इट अबाउट इट। अब हम जाएंगे क्लोरोप्लास्ट पे, यानी कि प्लास्टिड्स पे, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट बहुत ही मिलता जुलता है माइटोकॉन्ड्रिया से, तो इस वजह से विल नाउ गो विथ प्लास्टिड्स। प्लास्टिड पाए जाते हैं कहाँ पे? एनिमल में नहीं होते, प्लांट में आपको प्लास्टिड मिलेंगे, ठीक है, और एल्गा में भी मिलेंगे। प्लास्टिड डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स हैं, ठीक है, यानी कि इनके पास डबल मेम्ब्रेन होगी इनके अराउंड। अब 3 तरीके का प्लास्टिड आपको मिलता है प्लांट सेल में। अच्छा, इनको पिगमेंटेड ऑर्गेनल भी कहते हैं। पिगमेंटेड क्यों कहते हैं इन्हें? इनके पास पिगमेंट होते हैं। हाँ, क्योंकि इनका काम होता है पिगमेंट, क्लोरोफिल वगैरह। एग्जैक्टली, इनका काम होता है पिगमेंट को स्टोर करना, इनका काम होता है पिगमेंट को सिंथेसाइज करना, तो पिगमेंटेड ऑर्गेनल्स भी कहते हैं मैंने। हम अब प्लांट सेल में 3 तरीके का आपको प्लास्टिड मिलेगा। पहला है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, फिर क्रोमोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। एंड ल्यूकोप्लास्ट। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्लोरोप्लास्ट से। क्लोरोप्लास्ट आपके पास कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट की डबल मेम्ब्रेन होती है, यानी कि ये जो आपको दिख रही है ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है और ये इसकी इनर मेम्ब्रेन है। दोनों के दरमियान का जो स्पेस है वो उसे आप सिंपल तरीके से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कह सकते हैं। अब क्लोरोप्लास्ट में आपके पास इस तरीके से सैक लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद है, जिन्हें हम क्या कहेंगे? थैलेकॉइड, ठीक है। ये जो थैलेकॉइड का आप स्टैक देख रहे हैं इस तरीके से, इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे ग्रेना। ग्रैनम इज आई थिंक फॉर सिंगुलर और ग्रेना इज फॉर प्लूरल। अब ये जो ग्रेना है, आपस में ये जो ग्रेना एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसे हम, इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे? इसे हम लेमिला कहेंगे, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, ठीक है। अब क्लोरोप्लास्ट का काम क्या है? क्लोरोप्लास्ट का काम है, अच्छा, एक ग्रैनम के अंदर 20 से 50 थैलेकॉइड रहता है। एक ग्रैनम में 20 to 50, दिस इज एक्स्ट्रा पॉइंट, लेकिन अगर आप याद करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। तो एक ग्रैना में आपको 20 to 50 थैलेकॉइड मिलेगा। और ये जो मैट्रिक्स, जैसे हमने पढ़ा कि वैक्यूल के मैट्रिक्स को हम सेल सैप कहेंगे, वैसे ही इसका क्लोरोप्लास्ट का जो मैट्रिक्स होगा उसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं? स्टोमा।
एग्जैक्टली, स्ट्रोमा। अब स्ट्रोमा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, थैलेक्वाइड भी बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। क्लोरोप्लास्ट में कौन सा पिगमेंट मौजूद होता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन में, ऐसा ही है। जी। थैलेक्वाइड की मेम्ब्रेन में फोटोसिस्टम्स प्रेजेंट होता है। फोटोसिस्टम एक इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर 3 कंपार्टमेंट्स होते हैं। बीच वाले को हम रिएक्शन सेंटर कहते हैं और ये जो 2 साइड वाले हैं इसे हम एंटीनास कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेजेंट है का क्या? आपका क्लोरोफिल। तो ये थैलेक्वाइड की मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये थैलेक्वाइड की मेम्ब्रेन है। इसमें फिर इस तरीके से आपके पास क्या प्रेजेंट है? फोटोसिस्टम। फिर फोटोसिस्टम के अंदर जो रिएक्शन सेंटर है ये बीच वाला, इसे हम रिएक्शन सेंटर कहते हैं। यहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट है। तो ये बहुत ही खुफिया रास्ता है क्लोरोफिल तक जाने का, जब आप क्लोरोप्लास्ट में घुस रहे होते हैं, जा रहे होते हैं आई मीन। तो अगर आपको डिटेल में जानना है कि ये क्या है, कहाँ हो रहा है, कैसे फोटोसिंथेसिस होता है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल है, किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, तो उसके लिए आपको लाइट रिएक्शन पढ़ना पड़ेगा। फॉर रिविजन आप वन शॉट देख सकते हैं, ठीक है, लाइट रिएक्शन का। बाकी ये चैप्टर हम वैसे कवर कर चुके हैं, बायोएनर्जेटिक्स वाला। खैर, इफ़ यू रिमेंबर थोड़ा सा रिवीजन के लिए, और इस टॉपिक से भी रिलेटेड बात है ये कि फोटोसिंथेसिस सिस्टम में हमारे पास 2 प्रोसेसेस थे। कौन कौन से? 2 स्टेप्स थे, एक लाइट रिएक्शन, दूसरा डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन कहाँ पे हो रहा था? लाइट रिएक्शन, थैलेक्वाइड के अंदर। हाँ, थैलेक्वाइड में। और थैलेक्वाइड में अगर आपसे पूछे कहाँ पे हो रहा है, तो थैलेक्वाइड, क्योंकि देखो थैलेक्वाइड में 2 जगह है, या तो थैलेक्वाइड के मेम्ब्रेन में होगा या तो थैलेक्वाइड के ल्यूमन में होगा। ये जो खाली जगह है थैलेक्वाइड में, इसे हम ल्यूमन कहते हैं, ल्यूमन ऑफ थैलेक्वाइड, LUMEN। तो कहाँ पे होगा? थैलेक्वाइड के मेम्ब्रेन में। ठीक है, क्योंकि ल्यूमन में याद है, ल्यूमन में याद है हम लोग फोटोलिसिस ऑफ वाटर कह रहे थे, पानी वहाँ पे टूट रहा था, पे इलेक्ट्रॉन मिल रहा था किसको? फोटोसिस्टम 2 को। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें होती है, पूरा एक रिएक्शन होता है जिसे हम जी रिएक्शन भी कहते हैं, जेर स्कीम जिसे कहते हैं। तो बड़ा ही मज़े का प्रोसेस है लाइट रिएक्शन। उसके बाद आते हैं डार्क रिएक्शन में। लाइट रिएक्शन में क्या होता है? लाइट रिएक्शन में आपके पास सनलाइट को कैप्चर किया जाता है और वो कन्वर्ट होता है किसमें? ATP और NADPH में। फिर वही ATP NADPH टू जाता है डार्क रिएक्शन में, और वहाँ पे आपके पास क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। तो ग्लूकोज आपका डार्क रिएक्शन में बनता है। ग्लूकोज एक साइकिल होती है, सॉरी, डार्क रिएक्शन आपके पास एक साइकिल है जिसे हम केल्विन साइकिल भी कहते हैं। जी। अब ये कहाँ पे हो रहा है? केल्विन साइकिल कहाँ पे हो रही है? ये स्ट्रोमा में हो रही है। ठीक है, जी। चलें, क्लोरोप्लास्ट क्लियर हो गया। आई थिंक ये इंपॉर्टेंट इसके कुछ पॉइंट्स हैं। उसके अलावा ये सारा जो हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ा है, इसे मैं यहाँ से कर लेते हैं हम कॉपी। ठीक है, और अब ये सारे पॉइंट्स जो हैं ये किसके लिए हैं? क्लोरोप्लास्ट के लिए। तो क्लोरोप्लास्ट पे भी एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी अप्लाई होती है, और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्लोरोप्लास्ट भी एक टाइम पे क्या था? प्रोकैरियोटिक सेल था। तो इसके पास अपना क्रोमोसोम होता है, इसके पास सर्कुलर DNA होता है प्रेजेंट। ठीक है, और हमारे न्यूक्लियस के अंदर कैसा DNA प्रेजेंट होता है? लीनियर। लीनियर। ठीक है, गुड। चलें, अब जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, तो उस तरीके से ही क्लोरोप्लास्ट में भी सेल्फ रेप्लिकेशन होती है, वो बाइनरी फ्यूजन से रेप्लिकेट कर रहा होता है। दूसरी बात क्या थी कि इसके पास अपना DNA तो हो गया ना, अब इसके पास अपना राइबोसोम प्रेजेंट होता है 7DS वाला। सो एनी क्वेश्चन, कोई भी सवाल हो क्लोरोप्लास्ट में से? चलें, नाउ वील मूव टू क्रोमोप्लास्ट। देखो, जितना भी आपके पास ग्रीन पिगमेंट है, क्लोरोफिल कैसा पिगमेंट है? ग्रीन इन कलर।
जबकि हमें दिखता क्लोरोफिल ग्रीन इन कलर है, लेकिन क्लोरोफिल जो है वो ग्रीन कलर के अलावा रेड हो गई, वायोलेट हो गई, तो ये कलर्स एब्जॉर्ब करता है लाइट के और ग्रीन येलो को रिफ्लेक्ट बैक कर देता है। तो जो भी कलर रिफ्लेक्ट होता है वो हमें दिखता है। तो असल में जैसे अगर आपको एक बुक है जो ग्रीन कलर में आपको दिख रही है, वो असल में ग्रीन नहीं है, उसने बाकी सारा कलर एब्जॉर्ब किया विजिबल स्पेक्ट्रम में और ग्रीन को रिफ्लेक्ट कर दिया। तो जो रिफ्लेक्ट किया वो हमारी आंखों पे, जब वो ग्रीन कलर की लाइट रिफ्लेक्टेड, व्हेन इट वर बी रिफ्लेक्टेड बैक, तो जब वो हमारी आंख पे वो लाइट पड़ी तो हमें वो ग्रीन दिखा, जबकि वो ग्रीन नहीं है। ये बात समझ आइए? जी जी। ठीक है, तो उसी तरीके से हम कहते हैं अच्छा क्लोरोफिल ग्रीन है, ग्रीन है, ग्रीन। क्लोरोफिल ग्रीन नहीं है, ठीक है। क्लोरोफिल जस्ट ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब ही नहीं करता। मतलब ग्रीन, हम कहते हैं प्लांट ग्रीन है, ग्रीन कलर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन ग्रीन कलर लीस्ट इंपॉर्टेंट है प्लांट के लिए। प्लांट को सबसे ज़्यादा पसंद है रेड कलर, प्लांट को सबसे ज़्यादा पसंद है ब्लू कलर, वायलेट कलर, ठीक है। इसमें प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। ये वो कलर्स हैं जो कि प्लांट बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर रहा है। हाईएस्ट जो एक्टिविटी होगी, फोटोसिंथेसिस का रेट जो होगा वो इन कलर्स पे होगा। तो क्लोरोफिल को ये कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन ग्रीन वो एब्जॉर्ब ही नहीं करता, सो इट्स रिफ्लेक्टेड बैक और हमें क्लोरोफिल ग्रीन दिखता है। तो प्लांट पूरा ग्रीन दिखता है, जैसे पत्तों वगैरह में। तो जहाँ जो भी जितना भी ग्रीन पार्ट है प्लांट का, वहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट है, ठीक है। इवन जो आपका जैसे फ्रूट है, वो अगर कोई फ्रूट अनराइप्ड है, पका हुआ नहीं है, कच्चा है, रॉ है, रॉ तो नहीं कह सकते, अनराइप्ड है, ठीक है, तो वहाँ पे अगर वो ग्रीन है, जैसे एप्पल भी अगर कच्चा हो तो इफ़ इट्स ग्रीन, तो उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है। फिर क्या होता है कि जब वही फॉर एग्जाम्पल एप्पल या फिर कोई और एग्जाम्पल ले लो, जैसे इफ़ यू हैव अ बनाना, तो उसमें अगर वो फिर येलो हो जाता है ग्रीन से, तो उसका मतलब क्या, पहले वो क्लोरोफिल था, पर क्लोरोफिल जो है वो जब वो मेच्योर होता है, जब वो राइप होता है, तो ड्यूरिंग राइपनिंग ऑफ दैट फ्रूट वो क्लोरोफिल कन्वर्ट होता है किसमें, क्रोमोप्लास्ट में। बताने का मकसद ये है कि जितना भी ग्रीन पिगमेंट है वो क्लोरोफिल है, और जितना भी अदर देन ग्रीन पिगमेंट है वो क्या है, जितना भी ग्रीन के अलावा पिगमेंट है वो क्रोमोप्लास्ट में इन्वॉल्व होता है, क्रोमोप्लास्ट में मौजूद होता है। सही है? जी मैम। अब जैसे कि हमारे पास एग्जांपल्स आते हैं ज़ेंथोफिल का, कैरोटीनॉइड का। कैरोटीनॉइड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिगमेंट है। एक बार सवाल आया था कहीं पे मुझे, किसी तो पास्ट पेपर में एक क्वेश्चन पूछा था, गया था कि प्लांट और ह्यूमन में विच इज़ अ कॉमन पिगमेंट, दोनों में पाया जाता है, एक ऐसा क्या कौन सा पिगमेंट है जो कि कॉमन है दोनों में, तो वो कैरोटीनॉइड है। आपको पता है हमारी आई में भी कैरोटीनॉइड प्रेजेंट आई होता के है। अंदर। एग्जैक्टली, इसका काम होता है प्रोटेक्ट करना आईज को, और प्लांट में ज़ेंथोफिल का, कैरोटीनॉइड का काम होता है क्लोरोफिल को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। और जो हमने अभी पढ़ा था एंटीना, एंटीना में ये सारे पिगमेंट्स भी मौजूद होता है। चलें, उसके बाद आता है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट में कोई भी पिगमेंट नहीं होता, जबकि हमने कहा कि सारा का सारा प्लास्टिड जो है वो पिगमेंटेड ऑर्गेनल है, लेकिन ल्यूकोप्लास्ट पिगमेंटेड नहीं है, इसमें कोई भी ऑर्गेनल नहीं होता, तो इसीलिए ये वाइट इन कलर होता है। फिर इसका काम क्या है, इसका काम है स्टोरेज। ये प्रोटीन को, लिपिड को, शुगर या फिर कार्बोहाइड्रेट को क्या करता है, स्टोर करता है, ठीक है। तो ये काम होता है ल्यूकोप्लास्ट का। तो ये थे हमारे पास प्लास्टिड्स। एनी क्वेश्चन? उसके बाद हमारे पास आता है न्यूक्लियस, जो कि लास्ट ऑर्गेनल है। ओके, न्यूक्लियस हमारे सेल में, अगर आप एनिमल सेल की बात करो तो इस तरीके से सेंटर ऑफ सेल में प्रेजेंट होता है। इसे हम ब्रेन ऑफ सेल भी कहते हैं। प्लांट सेल में ये इस न्यूक्लियस कहाँ पे मौजूद होगा, प्लांट सेल में ये न्यूक्लियस, क्योंकि सेंटर वैक्यूल होता है तो इस तरीके से पेरिफेरी पे पुश्ड होता है। न्यूक्लियस को डिस्कवर किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने, क्योंकि रॉबर्ट हुक भी है एक, तो रॉबर्ट हुक ने सेल किया था और सर रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था।
न्यूक्लियस जो है जब एक सेल डिवाइड करता है तो आपको न्यूक्लियस अच्छी तरह से दिखेगा, ठीक है। अगर एक सेल नॉन डिवाइडिंग सेल है तो उसमें आपको न्यूक्लियस ऑलमोस्ट इनविजिबल होगा, ठीक है। तो हम ये लिख सकते हैं कि न्यूक्लियस इज विजिबल इन सेल डिवीजन। एग्जैक्टली। ठीक है, एक डिवाइडिंग सेल है तो उसमें न्यूक्लियस आपको अच्छे से दिखेगा, आप उस टाइम पे ऑब्जर्व कर सकते हो अंडर सम गुड माइक्रोस्कोप। उसके बाद देखें, एक सेल जो है उसमें एक सेल एक न्यूक्लियस भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, और मल्टीपल न्यूक्लियस भी हो सकता है। एग्जाम्पल से बात करते हैं। देखो, हम सेल्स को डिवाइड करते हैं, एक हमारे पास कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो कि ए न्यूक्लिएटेड होता है, जिसका मतलब क्या है, इनके पास कोई भी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है। इसमें एग्जाम्पल आता है किसका, आरबीसी का। आपको पता है जो मेच्योर आरबीसी होता है, तो ड्यूरिंग मैच्योरेशन जब आरबीसी बनता है तो वो कुछ इस तरीके से दिखता है, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। लेकिन जब मैच्योरेशन होती है आरबीसी की, अब आपकी आवाज कट रही है बहुत ज्यादा। ओके अब सही है। जी अभी सही। अच्छा, तो हमारे पास जो एक मेच्योर अब आरबीसी बनता है तो उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, लेकिन जब फिर होती है आरबीसी की डिफ्रेंसिएशन या फिर मैच्योरेशन, तो जब आरबीसी मेच्योर होता है तो उसका न्यूक्लियस रिमूव हो जाता है, क्योंकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हीमोग्लोबिन एकोमोडेट हो सके। तो हीमोग्लोबिन के लिए जगह बनाने के चक्कर में न्यूक्लियस बेचारे को बाहर निकाल दिया जाता है। तो मेच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिनमें दो न्यूक्लियस होता है, जिन्हें हम बाई न्यूक्लिएटेड कहते हैं। बाई न्यूक्लिएटेड के अंदर आपके पास अच्छा, मोस्टली आपके पास 90% सेल जो है वो मोनोन्यूक्लिएटेड होता है, यानी कि उसमें एक ही सेल प्रेजेंट होगा। लेकिन हाँ, कुछ हैं जिनमें एक भी न्यूक्लियस नहीं है, कुछ है जिसमें बाई न्यूक्लिएटेड होता है। बाई न्यूक्लिएटेड का एग्जाम्पल है आपके पास पैरामीशियम। पैरामीशियम एक तरीके का प्रोटोजोन होता है। और हमारा कार्डियक सेल तो ये बाई न्यूक्लिएटेड होता है ज़्यादातर, सही है। उसके बाद कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिनके अंदर मल्टीपल न्यूक्लियस होता है, जिसे हम मल्टी न्यूक्लिएटेड कहेंगे। इसमें दो से ज़्यादा न्यूक्लियस होगा। इसमें एग्जाम्पल आता है आपके स्केलेटल मसल का, स्केलेटल सेल का, ठीक है। तो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स होता है। उसके बाद अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस कैसा है, न्यूक्लियस के पास दो मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। सॉरी, ये तो मैंने सेल बनाया था, ये न्यूक्लियस था। तो न्यूक्लियस में डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। अच्छा, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन में इस तरीके से प्रोटीन्स होता है। इन प्रोटीन्स का नाम होता है पोरेंस, ठीक है। इन पोरेंस से चीज़ें न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में ट्रांसपोर्ट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आरएनए ट्रांसक्रिप्शन से बना तो न्यूक्लियस में है, लेकिन वो साइटोप्लाज्म में आता है ट्रांसलेशन करने के लिए, ठीक है। तो वो पोरेंस के थ्रू बाहर आएगा साइटोप्लाज्म में। ये पॉइंट क्लियर हुआ है? जी मैम। तो पोरेंस का काम क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन करना बिटवीन व्हाट, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ जो मैंने अभी टर्म्स यूज़ की, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये क्लियर है? जी। अच्छा, इन्हें आप पोरेंस भी कह सकते हैं, इन्हें आप न्यूक्लियोपोरेंस भी कह सकते हैं, ठीक है। क्योंकि पोरेंस हमने अभी पढ़ा, माइटोकॉन्ड्रिया में भी क्रिस्टा में पोरेंस होते हैं, तो ये क्योंकि न्यूक्लियस पे तो न्यूक्लियोपोरेंस हमने बोल दिया, ठीक है। तो ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है? ट्रांसक्रिप्शन डीएनए का आरएनए जो चेंज होना है। एग्जैक्टली, जब डीएनए आरएनए में चेंज नहीं होता, लेकिन डीएनए आरएनए जब बनाता है, सिंथेसाइज करता है, तो वो ट्रांसक्रिप्शन होती है। और जब आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है, तो वो ट्रांसलेशन होती है। अब मैसेंजर आ रहा है।
मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए, ये सब तीनों मिला के आपके पास प्रोटीन्स बनाते हैं। मैसेंजर आरएनए बेसिकली आपके पास डीएनए से आरएनए के पास साइटोप्लाज्म में मैसेज ला रहा होता है कोडोन की फॉर्म में। जी। ठीक है। अच्छा, अब इस न्यूक्लियस में आपके पास न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है एक डार्कली स्टेन्ड रीजन। क्या बोला मैंने? ये न्यूक्लियस है, ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की डबल मेम्ब्रेन है, ये आ गया उसके ऊपर पोरेंस। ठीक है। और इस न्यूक्लियस में अगर आप देखेंगे तो आपके पास इस तरीके से ये क्या प्रेजेंट है? क्रोमैटिन प्रेजेंट है। क्रोमैटिन क्या है? डीएनए है। प्लस प्रोटीन्स। ठीक है, एग्जैक्टली, डीएनए प्लस प्रोटीन्स। बेसिकली जो न्यूक्लियोसोम की चेन होती है, किसकी चेन? न्यूक्लियोसोम। हाँ, न्यूक्लियोसोम प्लस नॉन क्रोमोसोमल डीएनए की जो चेन होती है उसे हम क्रोमैटिन कहते हैं। तो क्रोमैटिन एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को धागे की तरह आपको दिखेगा, वो डीएनए होता है। अगर एक नॉन डिवाइडिंग सेल है तो उसमें आपको क्रोमैटिन मिलेगा, और अगर एक डिवाइडिंग सेल है तो ये क्रोमैटिन कंडेंस होकर क्या बना लेता है? क्रोमोसोम। ओके गुड, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम कुछ भी नहीं है, क्रोमोसोम क्रोमैटिन की ही कंडेंस्ड फॉर्म है। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास न्यूक्लियस में मिलता है आपको क्या? एक डार्कली स्टेन रीजन, जिसे हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियोलस। एग्जैक्टली, इसे हम कहेंगे न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस का काम क्या है? राइबोसोम असेंबल होते हैं यहाँ पे। एग्जैक्टली, ये आपके पास न्यूक्लियोलस एक डार्कली स्टेन रीजन है, आपको दिखेगा। अच्छा, ये डॉट, एक डार्क डॉट पड़ा हुआ है न्यूक्लियस में, तो वो न्यूक्लियोलस कहलाता है। ये क्रोमैटिन से अटैच्ड होता है। इसका काम क्या है? इसका काम है राइबोसोम को सिंथेसाइज करना, राइबोसोम को असेंबल करना। इसीलिए हम इसे राइबोसोम फैक्ट्री भी कहते हैं। जैसे राइबोसोम खुद क्या है? प्रोटीन फैक्ट्री। राइबोसोम खुद प्रोटीन फैक्ट्री है, लेकिन राइबोसोम को कौन बना रहा है? न्यूक्लियोलस। इसीलिए न्यूक्लियोलस इज कॉल्ड एज राइबोसोम फैक्ट्री। बेसिकली न्यूक्लियोलस के पास एक रीजन होता है, क्रोमैटिन के पास एक रीजन होता है NOR, न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजिंग रीजन। छोटी सी एक्स्ट्रा बात है। तो वहाँ पे न्यूक्लियोलस मौजूद, वो न्यूक्लियोलस जगह बना रही होती है, एंड देन फिर न्यूक्लियोलस राइबोसोम बनाने का काम करता है। ठीक हो गया? जी मैम। चलो, आई थिंक दिस इज़ इट। कोई पॉइंट अगर रह गया हो तो वो भी हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं।